नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल वन नेशन वन एग्ज़ाम पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी टेट का एक मॉडल क्वेश्चन पेपर हल करेंगे। अगर आप यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक अवश्य देखिएगा। इस वीडियो में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 30 क्वेश्चन है, ठीक है। यूपी टेट के अकॉर्डिंग, यूपी टेट में जैसा कि पेपर पूछा जाता है 25 नंबर कंटेंट से और 5 नंबर शिक्षण से, तो उसी प्रकार से ये मॉडल क्वेश्चन पेपर अरेंज किया गया है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन दिए गए क्वेश्चन आपको आते हैं तो वीडियो पॉज करके हल करके उसके बाद प्ले करके मिलान कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। और अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन ध्यान से देखिएगा। उसके बाद वीडियो जब खत्म हो जाती है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कीजिएगा और सारे क्वेश्चनों को खुद से लगाइएगा, ठीक है। फिर देख पाइएगा कि आप क्वेश्चन हल कर पा रहे हैं या नहीं। तो वीडियो को पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं, जो है 12.60 पैसे के 2/3 भाग, यानी 12.60 पैसे के 2/3 भाग का 21 रुपये के 0.6 भाग के सापेक्ष अनुपात बताइए, ठीक है। जब के या का लिखा रहता है तो उसका मतलब गुणा होता है मैथ में, ठीक है। इसके बाद हम इसको हल कर लेंगे, ठीक है। जो हर में है उससे अंश को काट देंगे तो 3 चौके 12 और 3 दूनी 6, 0 ऐसे ही लगा देंगे। फिर 2 से गुणा कर देंगे तो 2 चौके 8 और 2 दूनी 4 और 0 ऐसे ही लगा देंगे। अनुपात और 21 को 6 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो आएगा 1 2 6 और एक संख्या के पहले दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे, ठीक है। अब हम दशमलव हटाएंगे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, इसके बाद 2 संख्याएं हैं, ठीक है। यहाँ से भी दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 2 संख्या थी, इसलिए यहाँ पे 1 दशमलव लग जाएगा। या फिर यहाँ से आप दशमलव हटा के नीचे 100 कर दीजिएगा, यहाँ से दशमलव हटा के नीचे 10 कर दीजिएगा क्योंकि एक संख्या थी। फिर इसके 10 से ये 100 एक बार में कट जाएगा, 10 दहाँ जा, और इसका जो 10 एक बचेगा वो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा तो शून्य यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब शून्य से शून्य कट जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ बचा 84, यहाँ बचा 126, तो किसी संख्या से काटिएगा जिससे ये पूर्णतः कट जाए। तो 42 दूनी 84 और यहाँ 42, 3 जा 126, तो आंसर आ जाएगा 2:3। अगला प्रश्न देखते हैं, एक साधारण वर्ष में कुल कितने सप्ताह होते हैं। तो एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365, और सप्ताह पूछ रहा है तो सप्ताह यानी 7 दिन, तो 7 दिन से इसको भाग कर देंगे तो यह कटेगा 52 सप्ताह और 1 दिन, ठीक है। तो आपके सिर्फ सप्ताह पूछ रहा है तो 52 उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, AOB का मान बताना है, ठीक है। इसमें देखिए AOB कहाँ दिया हुआ है, तो AOB यानी ये वाला एंगल पूछ रहा है और यह एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पे हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है, जिसमें से यह 60 और 45 आपको ज्ञात है। तो यह दोनों ज्ञात है, तो इन दोनों को जोड़ के अगर 180 से घटा देंगे तो ये आ जाएगा। तो यही करेंगे, 60 और 45 को जोड़ेंगे तो 105 हो जाएगा, जिसको हम 180 से घटा देंगे तो उत्तर आ जाएगा 75, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक छात्र फर्श पर अपनी पुस्तक रखकर उसके चारों ओर पेंसिल से लाइन खींचता है। यह फर्श पर पुस्तक रखी हुई है, इसके चारों ओर लाइन खींचता है, खींची गई लाइन की लंबाइयों का योगफल होगा। तो दोस्तों, यह रेक्टेंगल के आकार की उसकी बुक है और रेक्टेंगल के अगर हम चारों लंबाइयों का योग करते हैं तो वह उसका परिमाप होता है, ठीक है। तो यही उत्तर हो जाएगा किताब का परिमाप। अगला प्रश्न देखते हैं, NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए। तो यह आप सबको पता होगा, बाल केंद्रित होता है, मूल्यांकन किया जाता है उपलब्धि की जांच के लिए, अस्पष्ट अवधारणाओं का पता लगाने के लिए, कक्षा की प्रोन्नति के लिए, प्रतियोगिता की भावना जागृत करने के लिए। तो यह एक निगेटिव है, प्रतियोगिता कभी भी नहीं जागृत की जाती है, कक्षा की प्रोन्नति के लिए नहीं, बालक की प्रोन्नति के लिए किया जाता है, अस्पष्ट अवधारणाओं को पता करने के लिए भी नहीं। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, उपलब्धि की जांच करने के लिए। अगला प्रश्न है, 2 घंटे 20 मिनट तथा 53 सेकंड को कुल कितने सेकंड होंगे, यानी इस टोटल को आपको सेकंड में बदलना है। तो 1 घंटे में होते हैं, यह 2 घंटे लिखा हुआ है तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, और 60 मिनट में होते हैं 60 मिनट के 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, ठीक है। 1 घंटे में होता है 60 मिनट, ठीक है। फिर इन सबको अगर आप सेकंड में बदलना चाहते हैं तो फिर से 60 से गुणा करना पड़ेगा तो हो जाएगा 3600,
ठीक है। तो 2 घंटे का निकालने के लिए इसी प्रकार दोनों तरफ 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2 घंटे में 7200, ठीक है, सेकंड। यह चेंज हो गया। अब 20 मिनट को चेंज करते हैं तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 20 मिनट में 20 गुणे 60 यानी 6 दूनी 12 और 2 जीरो हैं तो 2 जीरो, और यह 53 ऑलरेडी सेकंड में दिया हुआ है। अब हम इसी को जोड़ लेंगे तो 1200 प्लस 1200 8400 और 53 जोड़ेंगे तो 8453 उत्तर आ जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। एक घनाभ के आकार के कमरे का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है, ठीक है। तो अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है, यानी यह अगर एक घनाभ है, इसके सारे जो पृष्ठ हैं 1 2 ये 6 पृष्ठ जो हैं इसका क्षेत्रफल पूछता है, तो आंसर हो जाएगा 2LB + BH + LH, ऑप्शन ए जो दिया हुआ है। और अगर 4 दीवारों का पूछता है तो उत्तर हो जाएगा 2H ब्रैकेट में L + B, ठीक है, जिसे हम कहते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर 4 दीवारों का क्षेत्रफल। अगला प्रश्न देखते हैं। 1:15 घड़ी की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए फॉर्मूला होता है 30 R, यानी यहाँ घंटे की सुई किस पे है, 1 पे है, तो यहाँ 1 रख देंगे, प्लस 1/2 मिनट यानी कितने मिनट, तो 15 मिनट, तो मिनट की जगह यहाँ पे हम 15 रख देंगे। डिफरेंस का मतलब अगर ये इधर वाला बड़ा होता है तो इसमें से घटाएंगे, और अगर दूसरी तरफ जो है 6 मिनट इधर वाला बड़ा होता है तो इसमें से घटाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी मिनट का मतलब 15 मिनट, तो यही रखना होता है। तो अब हम रख देंगे वैल्यूज़। h कितना दिया हुआ है, यानी 1 R दिया हुआ है, तो h की जगह 1 हो जाएगा, तो 30 गुणे 1 प्लस मिनट की जगह क्या रखेंगे 15, तो 15/2 डिफरेंस, और फिर 6 गुणे मिनट की जगह हम फिर से 15 रखेंगे। अब हम इसको हल करेंगे तो 30 एकम में 30, और यहाँ से 2 7 14.5 यानी 30 + 7.5 यानी 37.5, ठीक है। और यहाँ से 15 छक्का 90, तो यह 90 बड़ा है, तो अब हम 90 में से 37.5 घटा देंगे, ठीक है। 90 में से 37.5 घटा देंगे तो आ जाएगा 52.5, और ये ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, तो इसके आसपास जो है वही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है 50 डिग्री। अगला प्रश्न है बॉड मास का, जिसका आपको फॉर्मूला पता होगा। वी बॉड मास होता है, वी यानी विनेकुलम या फिर बार। तो सबसे पहले हम बार को हल करेंगे तो 11 में से 5 जाएगा तो बचेगा 6। अब आ गया आपके पास 18 - 6, ठीक है। तो अब छोटा ब्रैकेट हल करेंगे तो 18 में से 6 गया 12। अब मझला ब्रैकेट हल करेंगे 13 + 12 यानी 25। अब बड़ा ब्रैकेट हल करेंगे तो 25 + 12 है, तो यह जोड़ेंगे तो 37 हो जाएगा, और ये पूरा ब्रैकेट अब हल हो गया। जिसको गुणा करना है इस ब्रैकेट के सॉल्यूशन से, तो 11 में से 5 गया यानी 6। अब 6 गुणे 37 कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा 2 2 2 यानी 222 जो है वो उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 और 13 के बीच कितनी परिमेय संख्या होंगी। तो दोस्तों हमेशा 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याओं की जो संख्या होती है वो अनंत होती है, ठीक है। यह आपको डीएलएड में भी देखने को बार बार प्रश्न मिलता होगा। अगला प्रश्न है आकृति दी हुई है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको एक आकृति दी हुई है, ठीक है। ये है जिसमें PQR, P है, Q है और R है। Q का ये जो बीच में होता है उसी का कोण दिया रहता है, यानी Q दिया हुआ है 70 डिग्री। उसके बाद QPR यानी P दिया हुआ है, यहाँ बीच में P है तो P का मान दिया हुआ है 24, ठीक है। आपसे PRS यानी PRS ये वाला कोण पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका प्रमेय होता है कि जो अंतः कोणों का योग होता है वही बाह्य कोण होता है। तो 70 और 24 जोड़ेंगे तो 94 आ जाएगा, यही इसका मान हो जाएगा, तो यही उत्तर हो जाएगा। या फिर ऐसे भी समझ लीजिए एक ट्रायंगल का जो एक ट्रायंगल में टोटल एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यह 24 और ये 70 है, यानी ये दोनों 94 है, तो इसका निकालने के लिए हम इस 180 में से घटा देंगे, ठीक है। ये 94 घटा देंगे, और यहाँ पे भी क्या है एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो यहाँ पे भी 180 में से हम ये वाला कोण घटा देंगे, ठीक है। तो दोनों आपस में इक्वल आ जाएगा। तो फिर यहाँ से घटाएंगे तो 6, और यहाँ कितना बचा 17 में से 9 गया 8। अब फिर से हम 180 में से 86 घटाएंगे, ठीक है।
तो फिर से आप देख पाएंगे पुनः 94 आ गया। इसीलिए ये प्रमेय बनाया कि अंतः कोण, दोनों कोणों का योग जो होता है वह बाह्य कोण के बराबर होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 103। इसमें आप देखेंगे गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग है। ठीक है, तो गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग है अवधारणाओं का स्पष्टीकरण होना चाहिए, अवधारणाओं में की क्रमबद्धता होनी चाहिए, अवधारणाओं को व्यवहारिक जीवन से जोड़ना चाहिए। ठीक है, यानी सभी ऑप्शन सही है तो उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। एक विद्यार्थी ग्लास के भरे हुए पानी को ग्लास का आयतन बताता है। ठीक है, एक विद्यार्थी है वो ग्लास में भरे पानी को उसका आयतन बताता है। ठीक है, छात्र को स्पष्ट नहीं है, तो छात्र को क्या स्पष्ट नहीं है, तो आयतन बताता है, इसका मतलब उसको आयतन की अवधारणा है, आयतन का माप भी है। सूत्र के बारे में कुछ कहा नहीं गया है कि क्या उसको सूत्र पता है या नहीं पता है, तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आयतन की इकाई उसे नहीं पता है, यहाँ पे कहीं भी नहीं दिया हुआ है, तो यही आंसर हो जाएगा। एनसीईआरटी 2005 बल देता है, तो दोस्तों वह बल देता है करके सीखने पे, यह भी आप सबको पता होगा। एक आदमी ने 800 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए, वही धनराशि दूसरे व्यक्ति ने चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दे दी। 2 वर्ष पश्चात उसके द्वारा प्राप्त धन होगा। ठीक है, यानी कह रहा है कि 800 रुपये हैं, इस पे एक लोग एसआई लेते हैं। ठीक है, साधारण ब्याज लेते हैं 10%, तो 800 का 10% कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यानी 80 आ जाएगा। ठीक है, 2 बार लेते हैं, तो साधारण ब्याज क्या होता है, उसी मूल पे दर लगता है। ठीक है, मूल कितना था 800, तो एक बार उसको ब्याज मिलेगा एसआई पे तो 80 होगा, एक बार और मिलेगा तो पुनः 80 होगा, यानी साधारण ब्याज से उसको ब्याज कितना मिला, 80 + 80 यानी 160, परंतु दूसरा व्यक्ति सीआई लगाता है। ठीक है, तो 800 पे पहले वर्ष तो मूल पे ही लगता है 10%, तो यहाँ से आ गया 80। ठीक है, लेकिन दूसरे वर्ष क्या होगा, इस पे तो लगेगा ही लगेगा, इस पे भी लगता है, तो हम इसका 10% ज्ञात करेंगे तो 80 आएगा, और इसका 10% निकालेंगे तो 8 आएगा, यानी दूसरे वर्ष 86 आएगा। तो यही पूछ रहा है 2 वर्ष पश्चात उसके पास प्राप्त धन कितना होगा, यानी जो पूछ रहा है एसआई और सीआई में अंतर कितना होगा, तो यही 6 रुपये का अंतर होगा, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इसको आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, मैंने ऐसी जनरल भाषा के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश किया है। अगला प्रश्न है, किसी वृत्त की त्रिज्या 3 गुना करने पर उसकी नई परिधि पुरानी परिधि की कितनी गुना होगी, तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, यह मान लीजिए पुराने सर्कल का या पुराने वृत्त की परिधि है, इसमें त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाता है, तो क्या हो गया 2π3r। ठीक है, इतना हो गया। अब इस 3 को अगर आप बाहर निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 3 और ब्रैकेट में 2πr। ठीक है, तो यह पुराने वृत्त की परिधि इतनी ही तो थी, तो पुराने वृत्त की परिधि से कितने गुना हो गया, तो 3 गुना हो गया, तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित आंकड़े जो दिए हुए हैं इनका माध्य ज्ञात करना है। दोस्तों माध्य क्या होता है, एक प्रकार से एवरेज होता है, जिसमें सबको जोड़कर जितने हैं टोटल उससे भाग करना होता है। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20, हम इन सबको जोड़ेंगे तो 110 आ जाएगा। और ये है कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हैं, तो हम इसको 10 से भाग कर देंगे, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो 11 उत्तर आ जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, नियम से उदाहरण की ओर। ठीक है, यानी कोई नियम दिया हुआ है, उससे हम उदाहरण की ओर किस शिक्षण विधि से संबंधित है। ठीक है, 109 प्रश्न में पूछ रहा है कि नियम से हम उदाहरण में कब जाते हैं। ठीक है, यानी कोई सूत्र बता दिया गया है। ठीक है, सूत्र बता दिया गया, उस सूत्र के बाद आपको उदाहरण में जाना होता है, तो यह किस विधि को कहते हैं, तो वह कहते हैं निगमन विधि को। यह आप याद कर लीजिएगा। आगमन विधि में क्या होता है, पहले उदाहरण दिया जाता है, फिर हम उदाहरण से हल करते करते एक सूत्र ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, वो होता है आगमन। लेकिन निगमन में क्या होता है, सबसे पहले टीचर आता है, आपको एक सूत्र बता देगा, उस पर आपको बार बार वैल्यूज़ पुट करने को कहेगा, तो वो होता है निगमन विधि। तो 109 का हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी 8 मीटर लंबे व 5 मीटर चौड़े आयत का परिमाप ज्ञात करने के लिए निम्न क्रिया
की परिमाप 8 + 5 8 + 5 + 8 + 5 बराबर 26 मीटर। यानी एक विद्यार्थी क्या कर रहा है, 8 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा ये आयत है, इसका परिमाप ज्ञात करने के लिए क्या कर रहा है, लंबाई को चौड़ाई में जोड़ रहा है, फिर लंबाई जो है उसको चौड़ाई में जोड़कर उसका परिमाप ज्ञात कर रहा है। ठीक है, तो यह बच्चा क्या कर रहा है, तो बच्चे को सूत्र पता ही नहीं है, नियम नहीं पता है, तो नियम से वो उदाहरण नहीं जा रहा है, क्या है उसको पता नहीं है, तो ये बार बार इस टाइप से वो आयत को सॉल्व करेगा तो खुद से वो फॉर्मूला ज्ञात कर लेगा। तो यह होता है आगमन विधि, जिसमें आप उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। ठीक है, दोनों विधियाँ आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, मूल्यांकन के कितने सोपान होते हैं, तो वह होते हैं 3। ठीक है, यह भी आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, गणित ज्ञान का निरीक्षण तथा ठोस आधार होता है, यह कथन गणित के किस प्रकृति की ओर इंगित करता है, तो यह हो जाएगा तार्किक ज्ञान। ठीक है, तार्किक की ओर इंगित करता है। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण के मुख्य उद्देश्य हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है, गणित शिक्षण के मुख्य उद्देश्य हैं, तो सवाल हल करने की क्षमता का विकास करना, नहीं ये नकारात्मक है। सूत्र याद करना, बिल्कुल नहीं। तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना, हाँ ये सही हो सकता है। समस्याओं के हल करने की क्षमता का विकास करना, ये भी नहीं, तो ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बताए गए नियमों को उदाहरण में प्रयोग कर उनकी पुष्टि करना किस शिक्षण विधि से संबंधित है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया बताए गए नियमों को, यानी टीचर आया उसने नियम बता दिए। ठीक है, उसके बाद आपको सिर्फ वैल्यूज़ पुट करने को कह रहा है, यानी नियम से उदाहरण की ओर जाने को कह रहा है। तो अभी मैंने बताया, आप पॉज करिए और सोचिए कि क्या बताया। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा निगमन विधि। निगमन विधि में क्या होता है, टीचर आता है, निगमन है यहाँ नियम है, तो यहाँ से याद करिए निगमन से क्या हो जाएगा नियम, यानी नियम से उदाहरण की ओर जाना है। आगमन में क्या होगा, उदाहरण से नियम की ओर जाना है। बच्चा क्या करेगा, बार बार उस आयत में 8 + 5 8 + 5 करेगा, फिर वो एक समय आएगा जब वो फॉर्मूला ही निकाल लेगा कि परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, और निगमन विधि के अनुसार क्या होगा, टीचर आएगा डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेगा और बच्चे को क्वेश्चन दे देगा, तो वह फॉर्मूले में ही वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकाल देगा। 115 क्या है, एक आयतकार खेत का परिमाप तथा क्षेत्रफल क्रमशः 50 और 150 मीटर है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 115 है, एक आयतकार खेत का परिमाप दिया हुआ है, यानी 2 आयतकार में परिमाप का क्या फॉर्मूला होता है, 2l + b दिया हुआ है 50। ठीक है, और क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, LB यानी दिया हुआ है 150। ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यानी L + B दिया हुआ है 50, यहाँ से 2 से 25 बार में कटेगा, तो L + B दिया हुआ है 25 और LB दिया हुआ है 150। अब आपको L और B निकालना है अलग अलग, यानी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो 2 तरीके हैं, या तो यहाँ पे आप b से गुणा करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिए, उसके बाद सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप क्या करिए दोनों तरफ इसमें स्क्वायर कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर और यहाँ 25 का स्क्वायर, यानी a² + b² + 2ab बराबर 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 625। ठीक है, इसमें 2lb है, तो lb की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 150 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 150 रखेंगे, 150 × 2 यानी 300 हो जाएगा। ठीक है, इधर प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 300 जब हम माइनस करेंगे 625 में से, तो कितना बचेगा 325। ठीक है, ये आ गया l² + b², यानी अब आपको 3 चीज़ें पता चल गई, l + b, l² + b², इसको हम लिख लेते हैं l² + b² बराबर 325। ठीक है, अब हम क्या करेंगे l - b निकालेंगे, क्योंकि l + b हमारे पास है, तो l - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, l² + b² - 2lb। ठीक है, l² + b² आपको पता है 325, और 2lb आपको पता होगा, जिसमें lb दिया हुआ है 150, तो 2lb हो जाएगा 300, तो l
माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 325 माइनस 300 यानी 25। तो यहाँ से स्क्वायर दूसरी तरफ भेजेंगे तो रूट हो जाएगा, यानी एल माइनस बी क्या आ गया, यहाँ से 5 आ गया। ठीक है, अब आपको एल माइनस बी ज्ञात हो गया और एल प्लस बी पहले से दिया हुआ है। ठीक है, एल प्लस बी दिया हुआ है 25 और एल माइनस बी आपने ज्ञात कर लिया 5। अब हम जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो ये अपोजिट साइन है तो कट जाएगा, यहाँ से 2l बराबर 30 आ जाएगा। ठीक है, तो l बराबर 15 हो जाएगा। ठीक है, l बराबर अगर 15 हो गया तो हम यहीं पे पुट कर दें, ये 15 है तो हम कितना b रखेंगे कि 25 हो जाए, तो b हो जाएगा 10। तो ऑप्शन जो सी है 15 मीटर और 10 मीटर यही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 व्यक्ति किसी कार्य को 48 दिनों में करते हैं, यानी 15 व्यक्ति किसी काम को 48 दिन में करते हैं तो 30 दिनों में समाप्त करने के लिए व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। तो यानी नंबर ऑफ मेंस कितने चाहिए उसको 30 दिन में समाप्त करने के लिए। ये फॉर्मूला होता है MDH का, यानी 15 व्यक्ति यानी मैन कितने दिन में 48 दिन में समाप्त करते हैं तो कितने मैन 30 दिन में उसको समाप्त करेंगे। अब हम इसको डायरेक्ट काट देंगे, 15 दूनी 30 और 2 दूनी 4, 2 चौके 8 यानी मैन आ जाएंगे 24। अगला प्रश्न है, एक गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर दूसरी ट्रेन जो 300 मीटर लंबी है तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी दिशा में चल रही है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही हैं। ठीक है, 2 मिनट में पार कर लेती है। ठीक है, ये जो स्पीड ज़्यादा है जिसकी 90 किलोमीटर प्रति घंटा, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा वाली ट्रेन को 2 मिनट में पार कर लेती है। पहली गाड़ी की लंबाई बतानी है, जबकि दूसरी गाड़ी की लंबाई आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो जब भी सेम दिशा में चलेंगे तो हम क्या करेंगे, उनकी स्पीडों को घटा लेंगे। जिसकी स्पीड तेज़ होगी उसमें से जिसकी कम होगी उसको हम घटा लेंगे। ठीक है, तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, सबको पता होगा। ठीक है, स्पीड यानी चाल बराबर दूरी बटे में समय होता है। चाल क्या दी हुई है 90 किलोमीटर और 60 किलोमीटर। अभी मैंने बताया एक ही दिशा में होंगे तो घटा लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 90 माइनस 60। ठीक है, बराबर, अब यहाँ डिस्टेंस की बात हो रही है तो 300 मीटर एक ट्रेन का दिया हुआ है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे ये मीटर में दिया हुआ है जबकि ये क्या था किलोमीटर में था, तो इसको अब हम बदल लेंगे। बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया मीटर पर सेकेंड हो गया। और दूसरी ट्रेन का हमें लेंथ नहीं पता तो हम उसको L मान लेते हैं। बटे में क्या होता है, बटे में टाइम है, तो टाइम कितना दिया हुआ है 2 मिनट। अभी हम सारी चीज़ें किस में ले रहे हैं, मीटर पर सेकंड में ले रहे हैं, तो 2 मिनट को भी सेकंड में बदल लेंगे। तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में 120 सेकंड। ठीक है, अब हम इसी को हल कर लेंगे। तो 90 में से 60 गया 30 गुणे 5/18 बराबर 300 प्लस L बटे में 120। अब हम इसी को हल कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 छक 18। ठीक है, हर को अंश से काटेंगे और 3 दाह में 30। ठीक है, ये कट गया। अब हम इस बाईं तरफ जो हर है उसके दाईं तरफ के हर से काटेंगे। ठीक है, तो 2 तिहाई 6 और यहाँ पे 2 छक्के 12 यानी 60 आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, 3 से काटिए तो 3 दूनी 6 यानी यहाँ 20 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 10 5 50 है। ठीक है, 10 5 50 है, इधर क्या है 20 है, तो ये दूसरी तरफ जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो इसमें गुणा होगा। तो 20 गुणे 50 कितना हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 और 2 जीरो हैं तो 2 जीरो 1 जीरो 2 जीरो। अब ये किसके बराबर हो जाएगा 300 प्लस L। तो 300 दूसरी तरफ जाएगा तो घट जाएगा, तो 1000 में से 300 घटेगा तो बचेगा 700। तो L की वैल्यू कितनी हो गई 700। ठीक है, यही उत्तर हो जाएगा जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, इकाई योजना के प्रतिपादक हैं। ठीक है, तो इकाई योजना के प्रतिपादक हैं जॉन डीवी। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी ने 800 पर साधारण ब्याज 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से ज्ञात करने के लिए निम्न क्रिया की। ठीक है, ये निम्न क्रिया एक विद्यार्थी करता है। ठीक है,
तो टीचर क्या करता है, आता है ये सूत्र लिख देता है, उसके बाद इस विद्यार्थी को ये चीज़ें बता देता है। विद्यार्थी क्या करता है, डायरेक्ट उसी सूत्र पे वैल्यूज़ पुट कर देता है, यानी नियम से वो उदाहरण की ओर जा रहा है। ठीक है, अभी मैंने बताया नियम से उदाहरण की ओर क्या होता है, निगमन विधि। ठीक है, अगला प्रश्न है, गणित मूल्यांकन में कौन सा पद शामिल होता है? तो उद्देश्य भी शामिल होता है, मूल्यांकन भी शामिल होता है, अधिगमन, अनुभव भी शामिल, ये तीनों शामिल होते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, ये सभी जो ऑप्शन डी में है वो सही हो जाएगा, ये सभी। ठीक है दोस्तों, आपके 30 प्रश्न समाप्त हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। जो प्रश्न समझ में ना आया हो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं किसी अन्य मॉडल पेपर में उसको भी शामिल कर लूँगा। ठीक है, इसके अलावा जिन विद्यार्थियों को सारे क्वेश्चन आ रहे थे या कुछ क्वेश्चन आ रहे थे तो वो कमेंट कीजिएगा कितने नंबर आ रहे हैं आपके। जिसको नहीं आ रहे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे आपको ये PDF मिल जाएगी। अगर आपने ध्यान से इस वीडियो को देखा है तो आप उस PDF को फिर से लगाइए और देखिए कि सारे आंसर सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या फिर से देखिए कि 30 में आपके कितने नंबर बन रहे हैं। ठीक है, फिर जो गलत हो रहे हैं उनको टिक मारिए और फिर से उन क्वेश्चनों को देखिए। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर क्लिक अवश्य करें। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।